हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के Q4 रिज़ल्ट के बारे में और FY21 के रिज़ल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग आलोक इंडस्ट्रीज़ का करेंगे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस और जानेंगे यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के वैल्यूएशंस, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत से लोग पूछना चाहते हैं कि जो ऊपरी भाव पे लेके फंस गए हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे आपको जाननी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें बताऊंगा आलोक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और यहाँ पे डायरेक्ट हमारे स्टॉक टिप या जो हम लोग एंड में टारगेट प्राइस वगैरह देते हैं हर बार, उस पर आप स्किप आउट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जो हमारा एनालिसिस है वो आपको कभी पता ही नहीं पड़ेगा और आप केवल स्टॉक टिप पे बिलीव कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सभी तरह के Q4 अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है बीट द स्ट्रीट का जो टेलीग्राम चैनल है, जो कि ये 24/7 आवर्स मार्केट टिकर ऐप है। इसके अंदर हम लोग बाजार से रिलेटेड सभी खबरें यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पे कल आलोक इंडस्ट्रीज़ के शाम को रिजल्ट आए थे जो कि बहुत लेट आए थे, तो हम लोग ने 1:30 बजे इसके बारे में अपडेट किया था कि आलोक इंडस्ट्रीज़ की बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है। सबसे पहले हम लोग ने इसे अपडेट किया था। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी IPOs वगैरह आते हैं उसके बारे में यहाँ पे खबरें आ जाती है। सभी तरह के ऑक्सीजन स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ें जाननी है, फिर मोदी जी क्या बोल रहे हैं, बाजार पे क्या इम्पैक्ट होगा, सभी तरह के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाते हैं। जैसे डेल्टा कॉप के रिजल्ट आए तो वो यहाँ पे अपडेट आ जाता है। ये सारे जो न्यूज़ है हम लोग बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के थ्रू सोर्स करके आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं, तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कभी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ब्रोकरेज रिपोर्ट का चैनल भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह के बारे में डालते रहते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रोकरेज रिपोर्ट का चैनल, जहाँ पे हम लोग सभी तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे आप हमें जाके देख सकते हैं। तो इन दो चैनल को ज़रूर देखिएगा, आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग वापस आ जाते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ पे। यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ की बोर्ड मीटिंग 4:30 बजे कल शाम को चालू हुई और ख़त्म होती 27 अप्रैल को 12:30 बजे। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि रात को 1 बजे तक भी यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही थी। और इतनी लंबी बोर्ड मीटिंग जनरली चलती नहीं है, ये बहुत ही छोटी कंपनी है कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात हो जाती है कि ऐसा क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आप स्टैंड ऑन रिजल्ट्स की बात करें तो 75 करोड़ का यहाँ पे नुकसान है। वहीं पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 1455 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू है। हम लोग स्टैंड अलोन के अलावा सीधा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट की, जहाँ पे जो नुकसान है वो करीबन करीबन है 500 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 500 करोड़ रुपए का नुकसान है। इससे पिछले वाले क्वार्टर में यहाँ पे कितना नुकसान था तो आप सभी को पता है, 35 करोड़ का यहाँ पे नुकसान था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, अगर हम बात करें तो जो मार्च 2020 का क्वार्टर था तब यहाँ पे 1790 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था। उसके पीछे जो रीज़न था वो एक एक्सेप्शनल रीज़न था, जो कि था यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एक्सेप्शनल आइटम है, जो 2000 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम था, जो यहाँ पे कैसे आया था मैंने हमारे लास्ट वीडियो में बताया था। जब कंपनी के पास डेप्ट थी, आज मेरे पास एक लोन है और अब मुझे अगर नहीं चुकाना है तो वो मेरे लिए गेन हो जाता है। तो इसलिए कंपनी ने 2000 करोड़ का वो एक्सेप्शनल गेन बुक किया था। एक्सेप्शनल आइटम वो होते हैं जो केवल बहुत पहली बार हो रहे हैं और कभी वापस रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, कोई इस तरह के इवेंट होते हैं जो मतलब पहली बार हो रहे हैं और कभी भी बार बार रिपीट नहीं होंगे, उन्हें एक्सेप्शनल आइटम कहा जाता है। वैसे ही एक बार इस बार भी एक एक्सेप्शनल आइटम हुआ है जिससे अकेले से ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीबन करीबन 650 करोड़ रुपए का नुकसान उससे है। तो यहाँ पे हम जानेंगे वो 650 करोड़ का ऐसा क्या नुकसान है जिसके कारण हमें ओवरऑल 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर हम बात करें कि ये इस एक्सेप्शनल आइटम को हटा भी दे तो भी यहाँ पे कंपनी ने ओवरऑल 5 करोड़ का नुकसान बुक किया है।
तो इससे पता पड़ता है। अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने ऑपरेशनली ख़राब परफॉर्म किया है। आप पिछले कभी भी क्वार्टर में देख लो तो ऑपरेशनली ये कंपनी अभी भी लॉस में है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर रेवेन्यू जो है, अगर आप पिछले साल से बात करते हैं और अभी कंपेयर करते हैं तो लगभग 100% का गेन हो गया है। 750 करोड़ से लगभग यहाँ पे 1500 करोड़ तक का रेवेन्यू हो गया। वाई ऑन वाई बेसिस और क्यू ऑन क्यू बेसिस दोनों पे ही कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर जो टोटल एक्सपेंस है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को, तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फाइनेंस कॉस्ट है कंपनी की, वो यहाँ पे करीबन 119 करोड़ रुपए आती है। और ये सारी चीज़ें पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते तो ज़्यादा है, बट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते तो ये कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इम्पेयरमेंट वगैरह लिया गया है करीबन थोड़ा बहुत, जो मतलब लोगों को लोन दे रखा है या फिर उधार पे माल दे रखा है, बट वो कोविड-19 सिचुएशन के कारण नहीं चुका पाए उसके लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 500 करोड़ का नुकसान है और पर शेयर जो नुकसान होता है वो करीबन 2 रुपये का होता है। यहाँ पे डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस अब बराबर हो चुका है, पहले नहीं होता था। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अभी जितना भी ओसीपीएस यहाँ पे कंपनी के अंदर है वो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये अब डाइल्यूटेड और ईपीएस यहाँ पे बराबर है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्ड इंसाइट करेंगे जब हम लोग शेयर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे अब जो जितने ओसीपीएस है, जो यहाँ पे ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, जो एक्सरसाइज नहीं किए गए वो कभी हो भी नहीं सकते हैं। इसके पीछे एक सेबी का रेगुलेशन है जिसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल का यहाँ पे स्टेक 75% तक ही रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के, सबसे पहले अगर वो जानना चाहते हैं कि वो 500 करोड़ का नुकसान जो इस बार आया है, अगर जो मतलब वो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है 650 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम, तो वो है इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस है यहाँ पे करीबन 650 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर। और पूरे साल की बात अगर हम करें तो पूरे साल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे करीबन 8,900 करोड़ के यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस हुए हैं। तो ये बहुत ही भयानक बात है। और वहीं पे अगर हम देखें कि जो डेप्ट के एक्सटिंग्विशमेंट से जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो अभी अगर रिलायंस ने जब भी डेप्ट अपना कन्वर्ट करवा लिया, मतलब जो आलोक इंडस्ट्रीज को डेप्ट दे रखा है वो यहाँ पे ओसीपीएस एक्वायर करके जैसे ही वो डेप्ट कन्वर्ट होता है तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो करीबन 5,000 करोड़ का है। लेकिन इस क्वार्टर में नहीं हुआ था और ना ही अपने क्या बोलते हैं अभी पिछले वाले क्वार्टर में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे सी पॉइंट पे इंपॉर्टेंट बात और डिस्कशन रहेगा कि इम्पेयरमेंट आखिर होता क्या है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता देते। देखिए, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए मेरी कोई मशीन है, ठीक है, अभी वो काम नहीं कर रही है क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है या मेरा बिजनेस कम है, ओवरऑल भी मेरा बिजनेस कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरी जो मशीन की कैपेसिटी मैं कम यूटिलाइज कर रहा हूँ। मशीन में अगर कुछ भी और अब खराबी आने लग गई है, मान लीजिए अब मशीन आउटडेटेड हो गई है या मशीन पुरानी हो गई है, तो अब मेरी मशीन की वर्थ इतनी नहीं रही। मैंने क्या कर रखा है, मैंने बुक्स में दिखा रखा है 900 रुपये की मशीन है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी बाजार में वर्थ है वो केवल 600 रुपये है। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ता है कि मेरे को वो है ना 300 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे बुक करना पड़ता है। और बिल्कुल यहाँ पे यही हुआ है कि कंपनी के पास जितनी एसेट्स थी ना उनकी वैल्यू बुक्स में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें कम करने के लिए, मतलब फेयर वैल्यू मतलब बाजार के भाव पे लाने के लिए यहाँ पे इसको करना पड़ा, यहाँ पे एक्सेप्शनल गेन बुक। तो ये जो कंपनी का रेगुलर प्रोसेस है और ये कंपनी लगातार 3-4 क्वार्टर से करती आ रही है। हो सकता है आने वाले आगे टाइम में भी यहाँ पे कंपनी इसको करती रहेगी और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी आपको एक एक्सेप्शनल लॉस और देखने को मिलेगा। तो टोटल जो आपने को मैंने बताया कि यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस करीबन यहाँ पे 8,915 करोड़ का है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और इस क्वार्टर में करीबन 650 करोड़ का नुकसान है। और ये इतना बड़ा नुकसान है कि ओवरऑल कंपनी को बहुत बड़े नुकसान में लेके आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब थोड़ी बहुत कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे कंपनी के एक बार इसकी बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ हमारी नेगेटिव है। अगर आप देखोगे तो अभी नेटवर्थ इनकी नेगेटिव है। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, असेट्स की वैल्यू। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कंपनी की टोटल एसेट्स माइनस टोटल बोरिंग्स करते हैं तो आपको नेटवर्थ आ जाता है। नेटवर्थ को निकालने का फॉर्मूला होता है, तो आप टोटल इक्विटी को ऐड कर लीजिए, सीधा नेटवर्थ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव है, मतलब कंपनी की जो असली वैल्यू है, असेट्स की वैल्यू है, वो नेगेटिव में चल रही है। कंपनी की बोरोइंग्स ज़्यादा है और
यहाँ पे असेट्स कम है। अगर हम बात करें कंपनी के पास जो यहाँ पे कैश कितना पड़ा है अभी बुक्स के अंदर, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे कैश में रहना बहुत ज़रूरी है। तो करीबन करीबन आप देखोगे तो 175 करोड़ का यहाँ पे कैश है। बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के बोरोइंग्स की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो बोरोइंग्स की फिगर है ये पहले 28,000 करोड़ था, जो डेप्ट कन्वर्जन के कारण 22,000 करोड़ हुआ है। बट आज भी यहाँ पे कंपनी के पास 22,000 करोड़ की यहाँ पे बोरोइंग्स पड़ी है। और अगर आप देखेंगे कंपनी की जो टोटल फिक्स्ड एसेट्स है वो करीबन करीबन केवल 6,000 करोड़ की है। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अब जैसे अगर इसे कंपेयर करना चाहते हैं कि वो कैसे सारी चीज़ें बदली, तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे 16,000 करोड़ की एसेट थी पिछले साल, और अभी यहाँ पे 6,000 करोड़ की हो गई है। क्यों? अब क्योंकि यहाँ पे इम्पेयरमेंट बुक किया गया था। पहले क्या था, ये जो 16,500 करोड़ की एसेट्स है ये बहुत ओवर वैल्यू थी, तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना 8,900 करोड़ का कुछ यहाँ पे बुक किया है, तो वो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो लगभग 6,000 करोड़ जाएगा। थोड़ी बहुत और जो डेवलपमेंट वगैरह कुछ नई एसेट्स खरीदी होंगी तो उस कारण से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये मेजर इम्पैक्ट है, पूरे कंपनी के फिनेंशियल्स बदल गए, 10,000 करोड़ का लगभग इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे बैलेंस शीट की हालत है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहता है कि टोटल जो करंट रेशो है वो कैसा है। अगर आप देखोगे तो करंट रेशो अच्छा है, क्योंकि कंपनी करंट लाइबिलिटीज 1234 करोड़ ही है, बट यहाँ पे जो करंट एसेट्स है 1677 करोड़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल ये बैलेंस शीट की सिचुएशन थी। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी के कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो से हमें क्या पता पड़ता है, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो कंपनी ने इस क्वार्टर में कैश जनरेट किया है वो यहाँ पे 320 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने कैश जनरेट किया है। और ये कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि अच्छा है कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैश की, क्योंकि कंपनी को अपना डेब्ट चुकाने के लिए कैश चाहिए। अगर आप देखोगे ना पिछले क्वार्टर में, यहाँ पे अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 170 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो पूरे साल के लिए भी यहाँ पे 345 करोड़ ही कंपनी ने कैश जनरेट किया है एक्टिविटीज़, ऑपरेशन एक्टिविटीज़ से। तो आप देखोगे 345 में से 320 करोड़ इस क्वार्टर में आया है। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब कंपनी अपना जो माल है वो यहाँ पे ज़्यादा कर रही है। और यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम है जो नोट 5 में मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप देखोगे तो 333 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो, इसका मतलब है कंपनी ने अपनी थोड़ी बहुत यहाँ पे डेप्ट का रिपेमेंट वगैरह किया है। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने करीबन 200 करोड़ रुपए की यहाँ पे एसेट्स खरीदी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपनी ने थोड़ी बहुत एसेट्स खरीदी भी है, तब जाके वो हमारा 16,000 से 6,000 का फिगर मैच होगा। तो ये करीबन 200 करोड़ की यहाँ पे कंपनी ने एसेट्स भी खरीदी है। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे जो डेप्ट कन्वर्जन के कारण यहाँ पे जो यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, the price at which conversion was determined in according with the difference between the issue price, the issue of 275 इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पे अगर ये कुल मिला के मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जो इशू प्राइस है और यहाँ पे जो उस पर डेप्थ थी, तो उसके बीच में जो डिफरेंस था ना, उसको यहाँ पे कंपनी ने राइट ऑफ किया है, जिसके कारण ये एक 5,000 करोड़ का एक वन टाइम आपको गेन दिख रहा है। तो ये एक एक्सेप्शनल गेन था जो यहाँ पे कंपनी को दिख रहा है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल जो कंपनी की हालत है अभी भी ख़राब है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि वो कोविड-19 सिचुएशन को लगातार यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बेसिस पे ही यहाँ पे अभी बिजनेस का आउटब्रेक यहाँ पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बार लोग बात पूछेंगे कि अब कोविड सेकेंड वेव आ गया है तो कैसे इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये तो पीपी किट वगैरह बनाती है और ये सारी चीज़ें। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी क्या है कि अब पीपी किट और ये सारी चीज़ें बहुत सारी कंपनी बनाने लग गई, और आप देखोगे तो इनके बिजनेस में भी कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा है। पिछले साल से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले जहाँ 3200-3300 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू था, अब केवल बढ़ के 3800 करोड़ हुआ है, जो कि इतना तो वैसे भी हो जाएगा क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें अपना स्टेक खरीदा है। और ओवरऑल आप देखोगे ना, पीपीई किट और ये सब बनाने से, मास्क वगैरह बनाने से कोई कंपनी के बिजनेस में वो नहीं हुई है। और आजकल गली गली में पीपीई किट और यहाँ पे मास्क बनने लग गए हैं, तो लोग बाग आजकल घर पे बना लेते हैं, और मास्क बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी है। तो केवल आलोक इंडस्ट्रीज़ नहीं है हिंदुस्तान में जो केवल मास्क बनाती हो और इसलिए उसका आप सोचे कि भैया शेयर भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत और चीज़ें जानेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में।
चलिए सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे प्रमोटर का, अगर आप देखेंगे कि प्लेज है या नहीं है, तो यहाँ पे प्रमोटर प्लेज जो है वो जीरो है, मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी नहीं रख रखे। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर के शेयर्स यहाँ पे लॉक इन है। लॉक इन मतलब क्या होता है, प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच सकता है। ये सेबी के रूल्स के हिसाब से होता है, जो यहाँ पे आईबीसी और सेबी के रूल्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच सकता है। बट यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ यहाँ पे है क्या, तो वो बिल्कुल है, लेकिन अब उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको डाइल्यूटेड ईपीएस में बताया था कि वहाँ पे अब डाइल्यूटेड ईपीएस भी और जो बेसिक ईपीएस है वो बराबर आ रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक 75% है, जो मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ पे जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ अगर ये इतनी और हैं जो अभी इनको कन्वर्ट करनी है, अगर ये कंपनी कन्वर्ट कर लेती है तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक 83% हो जाएगा, जो सेबी के रूल्स के हिसाब से ज़्यादा है। बट ये जो सारा प्लान है ना, ये कि ओसीपीएस इशू करना और ये सारी चीज़ें, ये आईबीसी के रिजोल्यूशन प्लान के मुताबिक बनाया गया है, जो सेबी के सभी रूल्स को यहाँ पे ओवरराइड करता है। तो कंपनी चाहे, प्रमोटर्स चाहे तो इसे 83% पे ला सकते हैं, वो ओसीपीएस को कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उन्हें नियर द टर्म, मतलब जब ये इनका जो आईआरपी स्टेज है, अभी ये कंपनी आईआरपी स्टेज में चल रही है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस उसमें चल रही है, तो उसके बाद इनको आज से मतलब 2 या 3 साल के अंदर कंपनी को सेबी रूल्स, जो अभी लगभग आप मानेंगे तो करीबन 2 साल के अंदर 75% स्टेक मेंटेन करना है। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी कंपनी इसको अपना एक्सरसाइज करेगी और फिर वापस एक डेढ़ साल के अंदर वापस बेचना चाहेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, रिलायंस ऑलरेडी अपनी 2 ग्रुप कंपनीज में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम झेल रही है। देन नेटवर्क्स और यहाँ पे हाथवे केबल्स के अंदर अभी जो उनका स्टेक बढ़ गया था, उसके कारण उनका पूरा का पूरा मर्जर कैंसिल हो गया, और 75% से ज़्यादा जाने के कारण यहाँ पे उनको पूरा मर्जर कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो सेबी के रूल्स के मुताबिक नहीं था। और बिल्कुल अगर आप देखोगे तो जैसे कंपनी ने पिछले साल अभी 1 डेढ़ साल पहले देन नेटवर्क्स और हाथवे केबल को अक्वायर किया था, और अभी कंपनी को उसे नुकसान में बेचना पड़ रहा है क्योंकि सेबी के रूल्स कंप्लाई करने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो रिलायंस अब दूसरी गलती वापस नहीं करेगा, वो अपना स्टेक 75% ही रखेगा। अगर हम बात करते हैं कंपनी के, अगर यहाँ पे प्रमोटर वगैरह की, तो यहाँ पे कंपनी के 2 प्रमोटर्स हैं जो आप सभी को पता है, जेएम फाइनेंशियल और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनके शेयर लॉक्ड इन है और यहाँ पे थोड़े बहुत इनके पास ओसीपीएस है। ओसीपीएस के बाद जो यहाँ पे कंपनी का स्टेक वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे है। तो ये सारी चीज़ें। तो अभी हम बात करते हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स की। पब्लिक शेयर होल्डर में कोई बड़ा है क्या, कोई बड़ा म्यूचुअल फंड या एफआई है क्या, तो मेरे को नहीं लगता। यहाँ पे केवल 3 म्यूचुअल फंड कंपनी जो बहुत ही मामूली सा शेयर यहाँ पे होल्ड करती है, जो कि 6 लाख शेयर्स केवल होल्ड करती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो करीबन 0.90% स्टेक कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। लगभग यहाँ पे आप देखोगे 4,44,00,000 शेयर इन लोग ने होल्ड कर रखे हैं। इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक यहाँ पे 0.72 है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक अगर आप देखोगे तो 10,000 शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। वहीं पे कुछ इंडिविजुअल्स हैं और वो सब देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है यहाँ पे अगर आप देखोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के जो रिमार्क्स है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो यहाँ पे वो सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि कैसे कंपनी का जो कन्वर्जन हुआ था। आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी के 9% के ओसीपीएस कंपनी को इशू कर रखे हैं, जो यहाँ पे इन लोग ने इसको यहाँ पे एक्वायर किया था, और उसके कारण यहाँ पे अभी ये थोड़े बहुत अभी भी यहाँ पे ओसीपीएस बाकी हैं और यहाँ पे इसको कन्वर्जन करने का राइट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे पुराने जो प्रमोटर्स थे उनको अब यहाँ पे डीक्लासीफाई करके पब्लिक शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब अगर बात आती है यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनकी, तो मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए, आप एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपना लीजिए। अभी कंपनी के नुकसान हुआ है और पिछले क्वार्टर में भी नुकसान हुआ था, पूरे साल नुकसान में रहा। तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, किसी भी तरह का हमें एवरेज आउट नहीं करना है, क्योंकि कंपनी अगर आप, मैंने जैसे बताया कि ऑपरेशनली प्रॉफिट में नहीं है, इवन इफ अगर आप एक्सेप्शनल लॉसेस को हटा दें और गेंस को भी हटा दें तो कंपनी कभी प्रॉफिट में आ नहीं पा रही है, लगभग बहुत टाइम हो गया है। तो अभी तक हमें इसको यही करना है कि ये स्टॉक बिल्कुल यहीं पे ही रहेगा, ये 20 से 23 के बीच में घूमता रहेगा और यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत कीजिए, बट यहाँ पे आप अपना स्टेक भी मत बेचिए। आप अपना यहाँ पे किसी भी तरह का शेयर को बेचिए मत, यहाँ पे आप इसको थोड़ा होल्ड कीजिए। हो सकता है अगला क्वार्टर, उसके आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी के बिजनेस में, परफॉर्मेंस में इंक्रीज होगा और बढ़ेगा, तो यहाँ पे अब यहाँ से आपको शेयर प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बट यहाँ से शेयर प्राइस नीचे जाना, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। मैं मानता हूँ अगर 20 रुपये या 19 रुपये चला गया, जो एक दो बार गया हुआ है,
उससे ज़्यादा नीचे यहाँ पे जाएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो आप इसको होल्ड करके रखिए, बट एवरेज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अभी भी कंपनी के जो वैल्यूएशंस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें थी। और अगर अपन वापस देख लेते हैं तो मैंने जैसे मेरी राय बता दी है कि आप इसको फ्रेश बाइंग ना करें और होल्ड करके रखें। आप ऊपरी भाव तक बेच सकते हैं। ऊपरी भाव में लगभग एक इंपॉर्टेंट टारगेट क्या होगा, सबसे पहले 25 से 27 रुपये का टारगेट होगा, फिर 30 से 32 रुपये का टारगेट देखने को मिलेगा, और फिर लगभग 40 रुपये के लेवल चाहिए। ये हम लोग ने रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से बताए हैं। और अगर आप देखोगे कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर का रिजल्ट, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो कंपनी की सेल्स है आप देख सकते हैं 2200 करोड़ से बढ़ के अब 3300 करोड़ हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें थी, है ना। ये अभी मार्च 20 के फिगर्स है, मार्च 21 पे यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है। सितंबर 20 की बात करें तो कंपनी की जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले 180 करोड़ था, फिर थोड़ा बहुत रेवेन्यू बढ़ के 780 करोड़ हुआ, फिर 1300 करोड़ तक रेवेन्यू गया, फिर वापस कम होता हो गया। मार्च 2019 तक सब कुछ सही था, बट एकदम से यहाँ पे जो हम लोग शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो ये कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स है। दिसंबर 20 में कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था 1213 करोड़ का। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल जो हम लोग ने आज कंपैरिजन किया है वो एकदम डिटेल्ड एनालिसिस है। सारी चीज़ें हम लोग ने लगभग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कंपनी के पास अभी जो यहाँ पे CWIP में 34 करोड़ की एसेट्स थी दिसंबर तक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को और देखना रहेगा बाकी सारी चीज़ों को। तो ये सारे हमारे फिगर्स थे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बोरिंग्स वगैरह ज़्यादा है, नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी की 0 है, कैश फ्लोज वगैरह इस बार काफ़ी पॉजिटिव रहे थे एज़ कम्पेयर टू अदर क्वार्टर्स। तो ये यहाँ पे कंपनी की रिजल्ट है। देखो अब यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई है कि कंपनी का जो एक तो अपना कैश फ्लो सिचुएशन है वो थोड़ी अच्छी हुई है, वो यहाँ पे एक अच्छी बात है। और ओवरऑल भी यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आने वाले कुछ क्वार्टर लगेंगे अभी भी यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे परफॉर्म करने में। हमें यहाँ पे आशा करनी चाहिए कि कंपनी आने वाले 1-2 क्वार्टर में ऑपरेशनली प्रॉफिट में आ जाए, और एक्सेप्शन गेन्स और जो एक्सेप्शनल लॉसेज हैं वो यहाँ पे कंपनियों कम से कम हो, क्योंकि वो देते हैं सभी इन्वेस्टर्स को झटका। तो ये सारी चीज़ें थी। हम लोग ने आज पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया, सब कुछ जान लिया। मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी आपको इतना डिटेल्ड एनालिसिस कभी भी आलोक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप इसी तरह के डीप इंसाइट्स और एनालिसिस को देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए हमारे वीडियो सभी आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।